आप जब शहर में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके पिताजी हर महीने का खर्चा आपको महीने की 1 तारीख को भेजते हैं। और जैसे ही खर्चा आपके हाथ में आता है तो आप सबसे पहले अपने जो पुराने दोस्त हैं उनकी उधार चुका देते हैं। और वो चुकाने के बाद में आप जो मकान किराया है वो देते हैं। और उसके बाद में अपनी जो कोचिंग की ट्यूशन फीस है वो देते हैं। और उसके बाद में आप एक आधी ड्रेसेज खरीद लेते हैं, मतलब कुछ कपड़ों पर खर्च कर देते हैं। और उसके बाद में जो बचता है उससे आप पूरा महीना चलाते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं वो आप लगभग 5 तारीख तक कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद में देखो, जनरली जैसे माने कि महीने के आपको 5,000 रुपये मिले हैं, तो 5,000 में से आप लगभग 4,000 रुपये तो 5 तारीख तक खर्च कर चुके होते हैं। और उसके बाद में आप 5 तारीख से लेके और 15 तारीख तक, कब तक, 15 तारीख तक कितने रुपए और खर्च कर लेते हैं, तो आप लगभग 800 रुपये और खर्च कर लेते हैं। उसके बाद में आपके पास में बचते हैं 200 रुपये। और इन 200 रुपये से आप बचे हुए 15 दिन निकालते हैं। और उनमें से भी लास्ट के जो 5 दिन बचते हैं, मतलब 25 तारीख जब होती है तब तक ये 200 रुपये भी खर्च हो जाते हैं। और उसके बाद में वही यार दोस्त काम में आते हैं और फिर उनसे 5 दिन के लिए 100-200 रुपये फिर से उधार लेने पड़ते हैं। अब देखो क्या होता है, जब पढ़ाई करते हैं तो पिताजी पैसे देते हैं, और जब नौकरी लग जाते हैं तो पिताजी की जगह है वो खर्चा देती है। क्योंकि आपके पास में तो वही रहने हैं कि महीने के ये 5,000 रुपये लो और खूब है खर्चे के लिए, तो लास्ट में बचेगा तो यही। चाहे अभी पढ़ाई कर रहे हो तो भी इतना ही बचना है, और जब नौकरी लग जाओगे तो भी यही बचना है। 25 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में तो आपके दोस्त ही काम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय में से, जैसे आपके पास में हर महीने के खर्च के लिए 5,000 रुपये आते हैं, तो ये जो 5,000 रुपये है वो आपकी आय है। अब आप इस आय में से अलग अलग मदों पर पैसे खर्च कर देते हैं। जैसे आपने उधारी चुका दी, उसके बाद में मकान किराया है वो दे दिया, ट्यूशन फीस दे दी, कुछ कपड़ों पे खर्च कर दिए, कुछ खाने पीने पे खर्च कर दिए, और उसके बाद में थोड़े बहुत रुपए हैं वो बच जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड सवाल है वो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कैसे सवाल बनते हैं तो हम पढ़ेंगे आज के लेवल में। तो हेडिंग लिखेंगे लेवल नंबर 4, लेवल नंबर 4, और इसमें लिखेंगे आय, व्यय एवं बचत। इन 3 चीजों से संबंधित हम सवाल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपकी आय है उसको, आय को परसेंटेज में कितना मानना है, 100% मान लेना है। किसी भाई को 4,000 रुपये मिलते हैं तो उसके लिए वो टोटल इनकम है वो 100% होगी। और किसी के पिताजी ज्यादा दयावान है या ज्यादा पैसे वाले हैं या उसको लाड प्यार से ज्यादा चढ़ा रखा है, तो उसको हो सकता है 10,000 रुपये महीने के भी मिलते हो, तो वो 10,000 रुपये उसके लिए इनकम होगी। और वो कितने परसेंट मानी जाएगी, 100% मानी जाएगी। अब इसमें जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि सवाल किस टाइप के बनते हैं। तो सवाल ऐसे आएंगे कि एक व्यक्ति अपनी आय में से, तो आय को तो मानना है 100%, उसमें से दिया होगा कि 10% है वो मनोरंजन पर खर्च करता है, और 10% है वो शिक्षा पर, या मान लीजिए इसका परसेंटेज 20 कर देते हैं क्योंकि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो शिक्षा पर ज्यादा खर्च करना है तो 20% है वो शिक्षा पर खर्च कर देता है। और उसके बाद में 30% है वो मकान किराया पर खर्च कर देता है। और उसके बाद में मान लीजिए शेष है वो बचत कर लेता है। वो इसलिए बचाता है क्योंकि अगले महीने उसको एक नया कोर्स खरीदना है, उसके लिए वो बचत करके रखता है। तो इस प्रकार के सवाल दिए हुए होते हैं। फिर आपको किसी भी एक मद का मान दे दिया जाएगा। जैसे कह दिया जाएगा कि यदि मनोरंजन पर उसने 1,700 रुपये खर्च किए, मनोरंजन पर उसने 1,700 रुपये खर्च किए, तो पूछा जा सकता है कि उसके मकान का किराया क्या है, या पूछा जा सकता है कि उसकी टोटल जो बचत है वो क्या है, या पूछा जा सकता है कि शिक्षा पर उसने कितना खर्च किया, या अंतर भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा की बजाय मकान किराए पर कितने रुपए अधिक का उसने खर्च किया, या ऐसे पूछा जा सकता है कि मकान किराए की तुलना में शिक्षा पर उसने कितना कम रुपया खर्च किया। या दो मदों को जोड़ के भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा और मकान किराए पर किया गया खर्च मनोरंजन पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बचत है
वो उसके खर्चे का कितना प्रतिशत है, मतलब वह खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है, या जो बचत है वो आय का कितना प्रतिशत है। तो एक ही सवाल से हम इसके 3, 4, 5, 6, 7 प्रकार के सवाल निकाल सकते हैं। आपको केवल ये समझना है कि जिस मद का मान दिया गया है उसको देख लो। अब इसने कहा जैसे इस सवाल में कि 1700 रुपए खर्च किए किस पे, मनोरंजन पे। तो आप सब विद्यार्थियों को मैंने एक रामबाण विधि बताई थी। अब ये जो रामबाण विधि है वो कैसे यूज करनी है भाई, आप सब जानते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1700 रुपए और यहाँ पे लिखा हुआ है 10%। इसका मतलब ये जो 10% है इसका मान कितना है, 1700 रुपया। तो 10% का मान आप लिखेंगे कितना, 1700 रुपया। अब आपको जो भी पूछे वो यहाँ पे लिखना होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताइए उसके मकान का किराया कितना है, तो मकान का किराया कितना प्रतिशत है, 30%, तो हमें ज्ञात करना है 30% का मान। अगर आपको मकान किराए की बजाय पूछे कि बचत कितने है, कितने रुपए की बचत है, तो आप देखेंगे कि 10 और 20 हो गए 30 और 30 हो गए 60% तो उसने कर दिया खर्च। इसका मतलब टोटल जो इनकम थी वो 100% थी, उसमें से 60% खर्च कर दिया। इसका मतलब बचत कितनी है, 40%। तो हमें कितने का मान ज्ञात करना होगा, फिर 40% का मान ज्ञात करना हो। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि बताइए शिक्षा की बजाय वह मकान किराए पर कितने अधिक रुपए खर्च करता है, आप देखेंगे कि शिक्षा पे 20 और मकान पे 30, तो कितने अधिक हो गए, 10%। तो कितने का मान ज्ञात करना है आपको, 10% का मान ज्ञात करना है। और 10% का मान तो इसने खुद ने दे रखा है 1700 रुपए। आप ये तो बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूछ ली जाए कि उसकी टोटल इनकम कितनी है, तो टोटल इनकम कितनी होती है, 100%, तो हम इसकी जगह कितना लिखेंगे, 100%, और 100% का मान अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोस्तों हम आज की क्लास में ये चीजें पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लिखेंगे लेवल नंबर 4, आय, बचत और व्यय से संबंधित प्रश्न। अब ये जो सवाल है बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। ये तो गलत होने का मतलब है कि आप सिलेक्शन से फिर बाहर ही हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी आपके गलत नहीं होने चाहिए और बहुत ही आसान सवाल है। आज की क्लास बहुत ज्यादा आसान है, मजेदार भी है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। तो लिखेंगे पहला सवाल कि राम अपनी आय का 9% मनोरंजन पर, 11% कपड़ों पर, 25% शिक्षा पर एवं 15% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी कुल आय 20,000 रुपया है, तो बताइए पहला सवाल, उसकी बचत कितने रुपया है। दूसरा सवाल, वह शिक्षा पर अन्य मद की बजाय कितने रुपए अधिक खर्च करता है। तीसरा सवाल, वह शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करता है। अब इस सवाल को सरल करने के लिए हम बिल्कुल साधारण तरीका यूज करने वाले हैं। आप एक चीज का तो ये ध्यान रखिए कि जो आय होती है वो किसी भी व्यक्ति के लिए 100% होती है। तो सबसे पहले कहा गया कि वह अपनी आय का, इसका मतलब आय को कितना मानेंगे आप, 100%। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि उसकी आय जो है वो कितना है, 100% है, मतलब 100 रुपए आप मान सकते हैं या 100% मान सकते हैं। सबसे पहले कहा कि आय का 9% मनोरंजन पर, तो आपने अलग अलग मदें लिख ली कि मनोरंजन पर कितना किया,
तो 9%। फिर कहा 11% कपड़ों पर, तो कपड़ों पर कितना कर लिया, 11% का खर्चा। और फिर कहा शिक्षा पर 25%, तो आपने लिख लिया कि शिक्षा पर जो खर्च है वो कितना, 25%। और फिर कहा अन्य मद पर 15%, तो अन्य जो मद है उसपे कितना खर्च कर लिया, 15%। इसका मतलब उसने टोटल कितना खर्च कर लिया, तो 9 और 11 हो गए 20, 20 और 25 हो गए 45, 45 और 15 हो गए 60। उसने कुल मिला के 60% तो कर लिया खर्च। अब आप ही बताइए कि किसी व्यक्ति की आय 100 रुपए है, उसमें से 60 खर्च कर दे तो उसके पास में कितने रुपए बचेंगे, तो 40% बचेंगे। आप सीधा कहेंगे कि 100 में से जितना खर्च कर दिया वो प्रतिशत खर्च होता है, तो यहाँ पे 60% खर्च है। इसका मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि उसकी जो बचत है वो कितनी है, 40% है। ये तो हो गए सारे मद। अब आते हैं इस सवाल पे। सवाल में दिया गया है कि यदि उसकी कुल आय 20,000 रुपया है तो बताना है आपको ये सारी चीजें। तो आय का मान आपको दे रखा है, तो आय कितनी है, 100%। इसका मतलब 100% का मान आपको दिया गया है। तो उसकी बचत कितने प्रतिशत है, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि 100% का मान है कितना, 20,000। तो कितने का ज्ञात करना है आपको, पहला सवाल है उसकी बचत कितने प्रतिशत है, तो बचत कितने प्रतिशत है, 40%। तो आपको ज्ञात करना है 40% का मान। कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 दूनी हो गया 8, तो ये आ गया 8,000। देखो 8,000 को मैं 8 के लिख रहा हूं क्योंकि आपको इन चीजों का भी ध्यान होना चाहिए। के का मतलब होता है 1,000, ठीक है, के का मतलब कितना होता है, 1,000। आप 1,000 को लिख सकते हैं के। इसी कारण से देखो 1 किलोमीटर ऐसे लिखते हैं, क्यों, क्योंकि के का मतलब होता है 1,000। 1,000 गुना 1 हो गया 1,000 और ये हो गया मीटर, 1,000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। तो इसी कारण से किलो का मतलब 1,000 लेना है, तो यहाँ पे 8 के लिख दिया, इसका मतलब 8,000 है। जनरली आपको वहां पे ऑप्शन में मिलेगा ऐसे 8,000, तो आप समझ जाना 8 के का मतलब 8,000। फिर दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि वह शिक्षा पर अन्य मद की बजाय कितने रुपए अधिक खर्च करता है। अब सामान्य जो विद्यार्थी होगा वह पहले क्या करेगा, शिक्षा पर खर्च ज्ञात करेगा, मतलब 25% का मान ज्ञात करेगा। तो वह 20,000 रुपए का 25% ज्ञात करेगा। उसके बाद में वह देखेगा अन्य मद पर है 15%, तो फिर वह 20,000 का 15% है उसको भी कैलकुलेट करेगा। फिर कितना अधिक, तो वह 25% का जो मान आया उसमें से 15% के मान को घटाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें देखना है कि शिक्षा और अन्य मद में कितने का डिफरेंस है, कितने का फर्क है। तो 25 में और 15 में कितने का फर्क है, 10% का। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 10% का मान ज्ञात कर लेंगे। तो वह कितना अधिक खर्च करता है, तो कितना, 10%। तो आप सीधा 10% का मान ज्ञात करेंगे। तो 100% का मान है कितना, 20,000। तो 10% का मान कितना हो जाएगा, 2,000। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, 20,000 का 10%, क्योंकि दोनों में अंतर कितने का है, 10% का। तो 20,000 का 10% है वो डायरेक्ट हो जाएगा 2,000 रुपया। अब तीसरा सवाल, वह शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करता है, तो शिक्षा पर कितना परसेंट है, देखो 25%। आप ज्ञात करेंगे किसका मान, 25% का मान। अब 100% का मान कितना है, यह है 20,000 रुपया। तो 25% का मान कितना हो जाएगा, तो ये कट गया, देखो 25 से 4 बार, 4 से कितनी बार भाग चला गया, 5 बार, तो ये 5,000। तो शिक्षा पर वह खर्च करता है 5,000 रुपए। अब ये 3 सवाल आपको पूछे गए थे, तीनों आपसे सरल हो जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। अगला सवाल एक और लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल लिखेंगे, सलमान खान अपनी आय का सलमान खान अपनी आय का 13%। सलमान खान अपनी आय का 13% सार्वजनिक शिक्षा में तथा 17% तथा 17% मनोरंजन पर तथा 20%
टैक्स पर तथा 25% भोजन पर। अब हो सकता है भोजन खुद खाता होगा या किसी को खिलाता होगा। 25% भोजन पर खर्च करता है, खर्च करता है यदि वह सार्वजनिक शिक्षा की बजाय, यदि वह सार्वजनिक शिक्षा की बजाय मनोरंजन पर 8,000 रुपए अधिक खर्च करता है तो बताइए, अब खूब सारी बातें अपन पूछने वाले हैं। हम सारी चीजें पूछ लेते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा पर कितना रुपया खर्च करता है, मनोरंजन पर कितना खर्च करता है, टैक्स पे कितना खर्च करता है, भोजन पे कितना खर्च करता है और बचत कितनी करता है। तो ये सारी चीजें अपन पूछ लेते हैं। तो लिखेंगे पहला सवाल, वह सार्वजनिक शिक्षा मनोरंजन बचत क्रम से कितने रुपए की करता है। तो बताइए, वह सार्वजनिक शिक्षा सेकंड मनोरंजन और थर्ड बचत कितने रुपए की करता है। मतलब 3 मदों के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, आप खुद इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। आपके पास में केवल 1 मिनट का समय है। क्लास को रोक लीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करते हैं। देखो इधर देखिए, कहा गया है कि सार्वजनिक शिक्षा की बजाय मनोरंजन पर 8,000 रुपए अधिक खर्च करता है। तो यहाँ पे आना है आपको कि सार्वजनिक की बजाय मनोरंजन पर, सार्वजनिक जो एजुकेशन है उसकी बजाय मनोरंजन पर कितने प्रतिशत अधिक करता है। तो 4% अधिक खर्च वो करता है। 13 की बजाय ये कितना ज्यादा है, 4%। 13 और 4 हो गए 17। आपको कुल मिला के 4% का जो मान है वो कितना दे रखा है, 8,000 रुपए। ये आपको डाटा दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि शिक्षा की बजाय मनोरंजन पर 8,000 रुपए अधिक। तो शिक्षा की बजाय मनोरंजन पर कितना प्रतिशत अधिक, 4%। तो 4% का मान आपको 8,000 रुपए दे रखा है। तो आप या तो एक काम कर लीजिए, 2 तरीके हैं सवाल सोल्व करने के। आप या तो 4% का मान है उसको ध्यान में रखिए, ठीक है, और या फिर मेरे तरीके से जो मैं अप्लाई करता हूं, कैसे कि 4% का मान 8,000 है तो मैं 1% का मान ज्ञात कर लेता हूं। 1% का मान आने के बाद में जो भी पूछे मैं उसको उससे कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके और अंदाजा लगा लेता हूं कि इतना रुपया खर्च होगा, और ऑप्शन पे देख के और टिक लगा के आगे वाले सवाल में बढ़ जाता हूं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखो कैसे, 4% का मान 8,000 है तो आप यहां से ज्ञात कर लेंगे मन मन में। आपके दिमाग में कैलकुलेशन करनी है कि 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसका मतलब 1% का मान कितना आएगा, 2,000 आएगा। अब आप इस 2,000 को ऐसे दिमाग में रखेंगे 2K, मतलब 2K, 2,000 रुपए आएगा। पहला पूछा सार्वजनिक शिक्षा पर, तो देखो यहाँ 1% है, यहाँ 2,000 है, मतलब 1 का जस्ट दुगुना है 2,000। तो सार्वजनिक शिक्षा कितनी है, 13। तो 13 का दुगुना कितना, 26,000 उत्तर आ जाएगा। दूसरा पूछा कि मनोरंजन पर, तो कितना परसेंट, 17। 17 का आप दुगुना करेंगे 34, इसका मतलब 34,000 रुपए वो मनोरंजन पे खर्च करता है। फिर पूछे बचत, बचत के लिए आपको पहले खर्चा जोड़ना होगा। खर्चा जब जोड़ेंगे तो 13 और 7 हो गए 30, 30 और 13 और 7 हो गए 20 और 1 हो गया 30। 1 का मतलब 10, 10 हो गए 30, 30 और 20 हो गए 50, 50 और 20 हो गए 70 और 5 हो गए 75। तो टोटल जो इसका खर्चा है वो 75% है। इसका मतलब बचत कितनी है, 25% है। अब 1% का मान 2,000, तो 25 का मान 25 दूना 50, तो वो बचत करता है 50,000 रुपए की। तो ये तो हो गया बिना पेन के उत्तर। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले पूछा सार्वजनिक शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करता है। तो आपको पता है कि प्रश्न के अनुसार 4% का मान है, तो रामबाण विधि अपनाएंगे। 4% का मान है। देखो जो स्टूडेंट आज की क्लास पहली बार देख रहे हैं और उनको रामबाण विधि में दिक्कत आ रही है, तो पहली जो क्लास है प्रतिशतता की, उसमें मैंने रामबाण विधि आपको बताई है, आप वहां से पढ़ना शुरू करें। और कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो शुरू से पढ़ें,
तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो उनके लिए सलाह ये है कि वो पहली क्लास से लेके और फिर ये चीजें पढ़ें। तो 4% का मान कितना है? 8,000। अब आपको कितने का ज्ञात करना है? सार्वजनिक शिक्षा कितने का मान? 13% का मान। तो ये हो गया 13% का मान। 4 से कट गया, 2 बार 2 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26,000। पहले सवाल का उत्तर आ गया 26,000। अब पूछा मनोरंजन का, तो मनोरंजन कितना है? 17%। आपको कितने का मान दे रखा है? 4% का मान। कितना दे रखा है? 8,000। तो 17,000 का 17% का मान कितना हो जाएगा? तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो 34,000। और वैसे 4 का भाग 2 बार 2 को 17 से गुणा किया, 17 दूना 34, 34,000। अब पूछा गया है बचत। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 13 और 17 हो गए 20, 20 और 20 40 और 20 60 और 5 65। एक सेकंड, ये हो गया 30 और 20 50 और 25 हो गए 75। 75% उसने क्या कर दिया? खर्च। इसका मतलब है उसने बचत कितने की करी है? तो बचत हो गई 25% की। क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि इनकम को टोटल 100% माने, उसमें से जितना खर्च दें तो जो बच जाए वो शेष होता है, तो बचत होती है या शेष कहलाता है। तो 25% उसके पास में बचत है। अब आपको 4% का मान दिया गया है, कितना? 8,000। तो आपको कितने का मान ज्ञात करना है? 25% का मान। तो ये कितना हो जाएगा? 50,000। अब आप खुद देख रहे होंगे कि इस सवाल में इतनी कैलकुलेशन करने में आप खुद बोरियत महसूस कर रहे होंगे कि क्यों मैं इतनी कैलकुलेशन करूं, मैं डायरेक्ट ऐसा तरीका यूज क्यों नहीं कर लूं कि जिससे मुझे इस कैलकुलेशन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं पड़े और मैं डायरेक्ट टिप्स पे खुद इसका उत्तर दे दूं। तो देखो ये भी तरीका अपन अपनाते हैं कैसे। सबसे पहले कहा गया कि सार्वजनिक शिक्षा की बजाय मनोरंजन पर 8,000 रुपए अधिक खर्च करता है। तो यहां से देखेंगे कि इसकी बजाय कितना परसेंट? 4%। 4% का मान कितना? 8,000। तो 1% का मान कितना? 2,000। अब ये आप सिर्फ ध्यान रखेंगे 1%। 1% का मान कितना? 2,000। बस ये आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है। पहला पूछा सार्वजनिक शिक्षा कितने परसेंट? 13। तो 1 का मान 2, तो 13 का मान 26, मतलब 26,000। अब ये 26 रुपया तो नहीं हो सकता, 2600 भी नहीं हो सकता, तो कितना होगा? 26,000 होगा। 26 लाख भी नहीं हो सकता। तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि जो भी उत्तर आएगा वो हजार में आएगा। तो 1% का मान 2 के है, तो 13% का मान 26 के, मतलब 26,000 रुपए हो जाएगा। आप डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं। मनोरंजन का मान ज्ञात करना है, तो 17 का मान, 1 का मान 2, तो 17 का मान 34 हो जाएगा, 34,000। फिर पूछा बचत, तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 30 20 50 और 25 हो गए 75। 75% खर्च कर दिया, तो इसका मतलब 25% बच गया। 1% का मान 2, तो 25% का मान 50, 50,000। ऐसे आपको सरल करना है एग्जाम में। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। नोट कर लिया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अब अगर आपको सवाल में कुछ डाटा तो दे दिए जाए प्रतिशत में और बाकी के जो डाटा है वो बट्टे के रूप में दे दिए जाए। जैसे लिखेंगे एक सवाल, राम अपनी आय का राम अपनी आय का 1/4, 1/4 भाग शिक्षा पर, 1/5 भाग मनोरंजन पर, 10% कपड़ों पर, 5% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि वह यदि वह शिक्षा पर 12,500 रुपए खर्च करता है, तो बताइए। पहला सवाल, वह मनोरंजन पर कितने रुपए खर्च करता है। दूसरा सवाल, कपड़ों की बजाय कपड़ों की बजाय
शिक्षा पर कितने रुपए अधिक खर्च करता है। और तीसरा सवाल, वह कितने रुपए की बचत करता है। और चौथा सवाल, उसकी कुल आय कितनी है। उसकी कुल आय कितनी है। अब ये सवाल सरल करने से पहले आप समझिए कि 1/4 भाग, यहाँ पे 1/5 भाग, और यहाँ पे प्रतिशत में मान दिया गया है, और यहाँ पे भी प्रतिशत में मान दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो 1/4 भाग है इसको भी प्रतिशत में बदल लेते हैं। तो शुरुआत में मैंने पहली क्लास में बताया था आपको कि 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 हिस्सा, मतलब 25%। या आप इसको प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो मैंने बताया कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 लगा दो, मतलब 100 से गुणा कर दो। तो प्रतिशत लगाना है तो 100 लगा दो, मतलब 100 से गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो ये हो गया कट कटा के कितना, 25%। तो 1/4 भाग का मतलब तो हो गया 25%। फिर कहा 1/5 भाग, इसका मतलब होता है 20%। कैसे, क्योंकि 1/5 के भी 100 लगाएंगे, मतलब 100 से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा 20% में। तो वह शिक्षा पर 25%, मनोरंजन पर 20% और कपड़ों पे 10% और अन्य मदों पे 5% का खर्चा करता है। अब आपको कहा गया है कि यदि वह शिक्षा पर 12,500 रुपए खर्च करता है तो ये सारी चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो शिक्षा पर प्रतिशत कितना है, 25%। आपको 25% का मान कितना दिया गया है, 12,500 रुपए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखो कि 25% का जो मान है वो कितना है, 12,500 रुपए। तो 1% का मान आप दिमाग में कैलकुलेट कर लो। 25 का भाग देंगे 125 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 1% का मान आ जाएगा 500 रुपया, क्योंकि 2 जीरो भी बच जाएंगे। तो 500 रुपया आएगा 1% का मान। मतलब दिमाग में ये आ गया कि 2% होता तो 1,000 हो जाता। तो जितना प्रतिशत उसका जस्ट आधा, मतलब 2% 1,000 के बराबर, 1% तो 1,000 का आधा हो रहा है। 4% होता तो 2,000 रुपया हो जाता, 8% होता तो 4,000 रुपए, 10% होता तो 5,000 रुपए। ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि मनोरंजन पर कितने, तो मनोरंजन पर परसेंटेज कितना, 20, इसका मतलब कितने रुपए, 10,000 रुपए। कपड़ों पे पूछा जाए तो 10% का मान 5,000 रुपए। इसका पूछा जाए तो 5,000 का आधा करेंगे 2,500 रुपए। और बचत वगैरह पूछी जाए तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो चलो हम पहले सीधा तरीका, मतलब बेसिक तरीका यूज कर लेते हैं। वह मनोरंजन पर कितने रुपए खर्च करता है। तो मनोरंजन पर कितना परसेंट है, 20%। तो 20% का मान आपको ज्ञात करना है। तो रामबाण विधि लगा लेते हैं कि 25% का मान है कितना, 12,500 रुपया। तो कितने का ज्ञात करना है, 20% का मान। कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 10,000 रुपया। ठीक। दूसरा, कपड़ों की बजाय शिक्षा पर कितने रुपए अधिक खर्च करता है। कपड़ों पर कितना किया, 10%। शिक्षा पर कितना किया, 25%। कितना अधिक किया, 15%। तो आपको ज्ञात करना है 15% का मान। तो 25% का मान कितना है, 12,500। तो कितने का ज्ञात करना है, 15% का मान। तो ये कितना हो जाएगा, 7,500 रुपए, मतलब 7,500 रुपए। ठीक। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो मैंने 1% का मान ज्ञात कर लिया, 500 रुपए। तो यहाँ पे 15% का मान ज्ञात करना है तो 15 जगह होंगे जब 500 रुपए, तो 15 नोट होते हैं जब 500 के, तो 7,500 रुपए होते हैं, मतलब 7,500 रुपए होते हैं। ठीक। अब वह कितने रुपए की बचत करता है, तो इसके लिए आपको पहले खर्चे को जोड़ना होगा। तो जो टोटल खर्चा है, टोटल खर्च, उसका परसेंटेज जोड़ लो। तो 25% तो कर दिया यहाँ पे, फिर 20% ये खर्चा कर दिया, उसके बाद में 10% कपड़ों पे और 5% अन्य पे। जोड़ेंगे तो 25 और 5 हो जाएंगे 30, 30 और 20 हो गए 50 और 10 हो गए 60। 60% तो उसने कर दिया खर्च। अब पूछा क्या है, वह कितने रुपए की बचत करता है। इसका मतलब वह 40% की बचत करता है। 40% का मान आपको ज्ञात करना है तो 20,000 रुपए हो जाएगा। रामबाण विधि लगाएंगे तो 25% का मान कितना हो जाएगा, 12,500। तो कितने का ज्ञात करना है, 40% का मान कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए। लास्ट सवाल, उसकी कुल आय कितनी है। कुल आय कितने प्रतिशत होती है, 100%।
तो ये होती है 100%। तो 100% का मान आपको ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 50,000 रुपये आ जाएगा, और रामबाण विधि लगाएंगे तो 25%। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देता हूं, देखो यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक, कि 25% का मान है कितना, 12,500 रुपया। तो जो आय होती है वो होती है 100%, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 50,000 रुपये। ठीक, तो ये सवाल भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब ये एक टाइप के सवाल तो होते हैं ऐसे जो डायरेक्ट लिखे जाते हैं। दूसरे प्रकार के सवाल इसमें होते हैं कि राम अपनी आय का 25% शिक्षा पर, फिर लिखा रहता है शेष का। इसका मतलब क्या होता है कि पहले वह 10,000 रुपये मान लो बाजार में लेके गया, और वहां पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट था, और उस पे 25% का मतलब 2500 रुपए की फीस का उसने भुगतान कर दिया। फिर कहा शेष का, तो शेष का मतलब हो गया कि अब जो बचा हुआ है उसका, तो बच गए कितने, 7,500 रुपए, 7500 रुपए। तो फिर कहा जाए कि शेष का मतलब जो 7500 रुपए है उसका, शेष का 10% मनोरंजन पे खर्च करता है। तो वैसे हम सीधा सवाल सोल्व करते मान लो टोटल में से, तब तो टोटल 10,000 में से 10% होते 1,000, लेकिन वह शेष में से 10% खर्च कर रहा है। इसका मतलब 7,500 का 10% खर्च करेगा, तो 7,500 का 10% होता है 750 रुपए। तो वह 1,000 रुपए खर्च ना करके 750 रुपए खर्च करेगा। तो 7500 में से अपन अब घटाएंगे 750 रुपए। फिर आगे और कहा जाए कि फिर शेष का इतना खर्च करता है, तो 7500 में से 750 घटाने के बाद में जो 7,500 रुपए बच गए, उसमें से फिर वह आगे खर्च करता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को सरल करने का भी एक अलग तरीका होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा तरीका है, उसमें कई सारे सवाल आप एक साथ सोल्व करेंगे। जैसे जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो हमेशा शेष पर होती है। जो किसी मशीनरी की क्षमता है, मतलब कार्य करने की क्षमता है, या फिर जो मशीन का मूल्य है उसमें जो ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है, वह भी शेष पर होता है। तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। चक्रवृद्धि ब्याज में जो वृद्धि होती है वो भी होती है शेष पर। चक्रवृद्धि ब्याज भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो बिना सूत्र के, बिना सूत्र के आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा, कोई सूत्र यूज नहीं करना है। जैसी कैलकुलेशन गांव में जो कम पढ़े लोग करते हैं, और उनका जो कैलकुलेशन होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, तो वैसी ही कैलकुलेशन एग्जैक्ट उत्तर आएगा आपसे बिना कैलकुलेशन की, वो भी हम सीखेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे हम जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तब। लेकिन कल जो पढ़ने वाले हैं उसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज का एक बार जिक्र आएगा, और वहां पे हम देखेंगे कि जब शेष में वृद्धि हो, मतलब शेष में वृद्धि करनी हो या शेष में कमी करनी हो, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आपको याद करना है, तो वो हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद।